नमस्कार दोस्तों। NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 15 के चैप्टर 10 वैल्यूएशन प्रिंसिपल से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहां हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। Question 1. Warren Buffett's quote, "Price is what you pay and blank is what you get." Options हैं A. Asset, B. Cost, C. Profit, D. Value. इसका मतलब है कि वॉरेन बफेट के अनुसार हम कीमत तो चुकाते हैं पर हमें बदले में मिलता क्या है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैल्यू। वॉरेन बफेट की इस लाइन का कोर कॉन्सेप्ट ही यही है कि प्राइस और वैल्यू के बीच का जो अंतर है ना, वही इन्वेस्टिंग की असली अपॉर्चुनिटी बनाता है। अच्छा, तो कॉस्ट या प्रॉफिट क्यों नहीं? क्योंकि एसेट, कॉस्ट और प्रॉफिट यहाँ इसलिए गलत है क्योंकि इन्वेस्टिंग का मेन मकसद सिर्फ कोई एसेट खरीदना नहीं, बल्कि उसकी सही वैल्यू ढूंढना है। कॉस्ट तो सिर्फ एक खर्च है। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर, समझ आ गया। चलो क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। वैल्यूएशन इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस बिकॉज इट रिक्वायर्स ब्लैंक। ऑप्शंस हैं लक, बी जजमेंट, सी रेगुलेशन, डी फॉर्मूला। इसका मतलब है कि वैल्यूएशन में नॉलेज और साइंस के साथ और क्या चाहिए होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जजमेंट। वैल्यूएशन सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलाज का खेल नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला जो कि साइंस वाला पार्ट है, उससे काम नहीं चलता। एक प्रोफेशनल जजमेंट जो कि एक आर्ट है, वो भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ लक या रेगुलेशन का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल नहीं। लक और रेगुलेशन यहाँ पूरी तरह इर्रेलेवेंट है। एग्जाम के लिए एक टिप दे देती हूँ। स्टूडेंट्स अक्सर फॉर्मूला और जजमेंट में कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, फॉर्मूला साइंस है और जजमेंट आर्ट। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 3 देखते हैं। विच वैल्यूएशन अप्रोच is based on the cost incurred to create an asset? Options are A. Relative valuation, B. Intrinsic valuation, C. Cost-based valuation, D. Option pricing. किसी एसेट को बनाने में लगने वाली लागत पर कौन सी वैल्यूएशन आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। ये अप्रोच उन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो एक बाय वर्सेस मेक का डिसीजन लेते हैं, मतलब खरीदना सस्ता पड़ेगा या खुद बनाना। बाकी के अप्रोचेस कॉस्ट पर क्यों डिपेंड नहीं करते? क्योंकि बाकी ऑप्शंस जैसे रिलेटिव, इंट्रिंसिक या ऑप्शन प्राइसिंग, ये सब भविष्य के कैश फ्लोज या मार्केट प्राइस पर डिपेंड करते हैं, लागत पर नहीं। कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन सीधा बनाने के खर्च को देखती है। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स डिस्काउंटिंग इट्स ब्लैंक। ऑप्शंस ए. पास्ट प्रॉफिट्स, बी. हिस्टोरिकल कॉस्ट, सी. कैश फ्लो, डी. मार्केट प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन में आखिर किस चीज को डिस्काउंट किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैश फ्लो। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन का कोर ही यही है कि भविष्य में आने वाले एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज को एक डिस्काउंट रेट के जरिए आज की प्रेजेंट वैल्यू में लाया जाए। पास्ट प्रॉफिट्स या हिस्टोरिकल कॉस्ट को डिस्काउंट नहीं कर सकते। नहीं, पास्ट प्रॉफिट्स या हिस्टोरिकल कॉस्ट तो पुरानी बातें हो गई ना, उनसे फ्यूचर वैल्यू नहीं निकलती। एक इन्वेस्टर हमेशा फ्यूचर की कमाई को आज के वैल्यू में देखता है। सही पॉइंट है। क्वेश्चन 5। वैल्यूएशन यूजिंग P by E और P by B ratios is called blank. ऑप्शंस हैं A. कॉस्ट बेस्ड, B. इंट्रिंसिक, C. रिलेटिव वैल्यूएशन, D. ऑप्शन वैल्यूएशन। PE या PB रेशियो का इस्तेमाल किस वैल्यूएशन में होता है? यहाँ सही जवाब ऑप्शन सी है, रिलेटिव वैल्यूएशन। ये एक सेलिंग प्राइस बेस्ड अप्रोच होती है। इसमें रेशियोज का यूज करके हम कंपैरेटर से कंपेयर करते हैं। मतलब हम मार्केट के मूड को समझते हैं? एग्जैक्टली। ये मार्केट के ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म को दर्शाता है। कॉस्ट या इंट्रिंसिक वैल्यूएशंस इन रेशियोज पर डायरेक्ट डिपेंड नहीं करते, वहां अप्रोच अलग होती है। क्लियर है। क्वेश्चन 6। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यानी DDM is suitable for companies that pay blank dividend. ऑप्शंस हैं A. No, B. irregular, C. regular and substantial, D. scrip. DDM किन कंपनीज के लिए सबसे सही काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगुलर एंड सब्सटैंशियल। देखो, इक्विटी की जो लाइफ होती है वो परपेचुअल यानी अनंत मानी जाती है। DDM लगातार आने वाले उन्हीं डिविडेंड्स को वैल्यू करता है। अगर कंपनी डिविडेंड ना दे तो? वही तो कैच है। नो डिविडेंड या इर्रेगुलर डिविडेंड वाली कंपनीज में DDM बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि मॉडल के पास डिस्काउंट करने के लिए कोई रेगुलर कैश फ्लो होगा ही नहीं। अच्छा, ये बहुत आम गलती है।
Question 7. In Gordon growth model, P equals D1 divided by K minus G. G stands for blank. Options A. Government yield, B. Growth rate of dividend, C. Gross profit, D. Gearing ratio. इस फॉर्मूला में ये छोटा g क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। ये बेसिकली एक कांस्टेंट परपेचुअल ग्रोथ रेट होती है जिससे डिविडेंड हर साल बढ़ता है। और इसमें K क्या होता है? ओके, यहाँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। बाकी ऑप्शंस जैसे गवर्नमेंट यील्ड या ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। बहुत क्लियर हो गया। Question 8. FCFE stands for blank. Options हैं A. Free cash flow to equity, B. Future cash flow earnings, C. Firm capital flow estimate और D. Fixed cost future earnings. FCFE का सही फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए एकदम सही है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ये मैट्रिक उन कंपनीज के वैल्यूएशन में काम आता है जो डिविडेंड नहीं देती, तो ये DDM का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है। इसको याद रखने का कोई तरीका है? एक सिंपल मेमोरी ट्रिक देती हूँ। इसमें इक्विटी वर्ड पर फोकस करना है। FCFE में आखिरी ई इक्विटी के लिए है। बस इतना याद रख लिया तो बाकी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़िया ट्रिक है। Question 9. Discount rate used for discounting FCFC यानी free cash flow to firm is blank. Options A. Cost of equity, B. Cost of debt, C. Risk-free rate, D. WACC. FCFC को डिस्काउंट करने के लिए कौन सा रेट लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, WACC, जिसका फुल फॉर्म है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि हम फर्म यानी FCFF की बात कर रहे हैं जिसमें इक्विटी और डेट होल्डर्स का पैसा होता है। तो दोनों का एवरेज लेना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहाँ लगता है फिर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिर्फ FCFE में लगता है क्योंकि वहां सिर्फ इक्विटी वालों का पैसा वैल्यू हो रहा होता है। फर्म के लिए हमेशा WACC यूज होता है। ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। Question 10. CAPM stands for blank. Options A. Capital Appreciation Pricing Model, B. Capital Asset Pricing Model, C. Cost Analysis Pricing Model, D. Cash Asset Pricing Model. CAPM का सही फुल फॉर्म क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये फाइनेंस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न का रिलेशनशिप बताता है। और इसका मेन यूज कहाँ होता है वैल्यूएशन में? इसका सबसे मेन यूज कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए होता है। बाकी अप्रिसिएशन या एनालिसिस वाले ऑप्शंस गलत हैं। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। लगातार फोकस करना थोड़ा टायरिंग हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और मैं सभी को ये भी बता दूं कि अगर लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस क्लियर करने से एग्जाम हो जाएगा तो ये अप्रोच गलत है। सही बात है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पर जाओ, वहाँ hundreds of questions हैं हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो अब रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। Question 11. Beta in cap measures sensitivity of stock price to blank. Options A. Inflation, B. Interest rates, C. Benchmark index or market, D. Company earnings. बीटा आखिर किस चीज के प्रति स्टॉक की सेंसिटिविटी नापता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंचमार्क इंडेक्स या मार्केट। देखो, अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक पूरे मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है। मतलब इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स का डायरेक्ट असर बीटा नहीं देखता? नहीं, इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स को बीटा डायरेक्ट नहीं नापता। वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के मूवमेंट के कंपैरिजन में स्टॉक के मूवमेंट को ट्रैक करता है। इंटरेस्टिंग। Question 12. P/E ratio indicates amount invested to receive 1 unit of blank. Options हैं A. Sales, B. Dividend, C. Profit, D. Asset. P रेशियो में इन्वेस्टर एक यूनिट किस चीज को पाने के लिए पैसा लगाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉफिट यानी अर्निंग्स। PE रेशियो का जो E है ना, उसका मतलब ही अर्निंग्स होता है। अगर किसी कंपनी का PE बाकी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा हो तो इसका आमतौर पर मतलब होता है कि स्टॉक महंगा है या एक्सपेंसिव है। और हाँ, सेल्स या एसेट के लिए अलग रेशियोज होते हैं। PE सिर्फ प्रॉफिट से डील करता है। समझ गया। Question 13. According to Peter Lynch, PEG ratio less than blank suggests undervaluation. Options A. 0.5, B. 1, C. 2, D. 5. पीटर लिंच के हिसाब से PEG रेशियो किस नंबर से कम होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1। PEG का बेसिकली मतलब होता है PE रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट। तो अगर ये 1 से कम आए तो क्या सिग्नल मिलता है? अगर रेशियो 1 से कम है तो कंपनी अंडरवैल्यूड मानी जाती है। मतलब उसकी अर्निंग्स ग्रोथ के मुकाबले स्टॉक का दाम अभी सस्ता मिल रहा है। एकदम क्लियर। Question 14. Dividend yield is equal to dividend per share divided by blank. Options A. Earnings per share,
बी फेस वैल्यू, सी करंट प्राइस ऑफ स्टॉक, डी बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए डिविडेंड को किससे डिवाइड करते हैं? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। एक इन्वेस्टर को बेसिकली ये देखना होता है कि स्टॉक की आज की कीमत पर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। पर मैंने सुना है डिविडेंड तो फेस वैल्यू पर मिलता है। यही तो, यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर हमेशा फेस वैल्यू पर होता है, पर जब हम यील्ड निकालते हैं तो वो करंट मार्केट प्राइस पर ही निकलती है। ये एग्जाम टिप याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन 15। Perpetual growth rate for terminal value is often capped at long-term blank growth rate. Options: A. Population, B. Inflation, C. Nominal GDP, D. Stock market. टर्मिनल वैल्यू की ग्रोथ रेट की लिमिट किस पर तय होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉमिनल जीडीपी। इसके पीछे एक सिंपल सा प्रैक्टिकल लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि कोई भी कंपनी हमेशा के लिए पूरी इकोनॉमी से तेज ग्रो नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी इकोनॉमी से बड़ी हो जाएगी। इसलिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को ही अपर लिमिट या कैप माना जाता है। क्या मस्त लॉजिक है। क्वेश्चन 16। एंटरप्राइज वैल्यू यानी ईवी इक्वल्स मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस ब्लैंक माइनस कैश। ऑप्शंस: ए रिजर्व्स, बी डेट, सी इन्वेंट्री, डी रिसीवेबल्स। ईवी के फॉर्मूला में मार्केट कैपिटल में क्या जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेट। अगर एक प्राइवेट बायर पूरी कंपनी खरीद रहा है तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए उसे इक्विटी के साथ उस कंपनी का डेट भी खरीदना पड़ता है। और उसमें से कैश माइनस क्यों कर देते हैं? क्योंकि कंपनी एक्वायर करने के बाद उस कंपनी के बैंक में पड़ा कैश बायर की जेब में ही आ जाता है, उसकी इफेक्टिव लागत कम हो जाती है, इसलिए कैश माइनस करते हैं। मेक्स टोटल सेंस। क्वेश्चन 17। प्राइस टू बुक वैल्यू या P/B रेशियो इज प्रिफर्ड फॉर विच सेक्टर? ऑप्शंस: ए मैन्युफैक्चरिंग, बी टेक्नोलॉजी, सी फाइनेंशियल, डी रिटेल। P/B रेशियो किस सेक्टर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी है, फाइनेंशियल सेक्टर। देखो, बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज के जो एसेट्स होते हैं वो मॉनेटरी होते हैं, यानी पैसे के रूप में। तो टेक या रिटेल में ये रेशियो काम नहीं करता? सही कहा, क्योंकि टेक या रिटेल में बहुत सारे इंटेंजिबल्स होते हैं, जैसे ब्रांड वैल्यू या सॉफ्टवेयर, जो बुक वैल्यू में सही से कैप्चर नहीं होते। इसलिए वहां P/B रेशियो काम नहीं करता। फाइनेंशियल्स में क्योंकि बुक वैल्यू फेयर वैल्यू के बहुत करीब होती है। अच्छा। क्वेश्चन 18। NAV या नेट एसेट वैल्यू अप्रोच इज मोस्ट सुटेबल फॉर डैश। ऑप्शंस: ए IT सर्विसेज, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी एसेट हेवी बिजनेसेस, डी बैंकिंग। NAV अप्रोच किन बिजनेसेस के लिए सबसे सही है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एसेट हेवी बिजनेसेस, जैसे रियल एस्टेट या शिपिंग हो गया। इन बिजनेसेस में फिजिकल एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू होती है वही कंपनी की असली कीमत तय करती है। IT कंपनीज के लिए क्या NAV अप्रोच यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। IT जैसी कंपनीज एसेट लाइट होती हैं, उनकी पावर उनके एम्प्लॉयज और IP में होती है, रियल एस्टेट में नहीं। वेरी क्लियर। क्वेश्चन 19। सम ऑफ द पार्ट्स या SOTP वैल्यूएशन इज यूज्ड फॉर ब्लैंक। ऑप्शंस: ए स्टार्टअप्स, बी कॉन्ग्लोमरेट्स, सी सिंगल प्रोडक्ट, डी लॉस मेकिंग। SOTP वैल्यूएशन आखिर कहाँ इस्तेमाल होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉन्ग्लोमरेट्स विद मल्टीपल बिजनेस क्लस्टर्स, जैसे टाटा या रिलायंस। इनके बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। तो उन्हें वैल्यू कैसे करते हैं SOTP से? हर अलग बिजनेस यानी पार्ट की एकदम अलग वैल्यूएशन निकाली जाती है उनके अपने मैट्रिक्स पर, और फिर उन सब वैल्यूज को आखिर में जोड़ दिया जाता है, यानी सम कर दिया जाता है। फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन 20. For capital intensive industries with different depreciation policies, preferable ratio is blank. Options: A B by E, B EV by EBITDA, C P by B, D EV by sales. कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में कौन सा रेशियो बेहतर है? सही जवाब है ऑप्शन बी, EV by EBITDA। इसका मेन रीजन ये है कि अलग अलग कंपनीज के डेप्रिसिएशन मेथड्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो क्या उससे कंपैरिजन गलत हो जाता है? बिल्कुल, अलग डेप्रिसिएशन की वजह से उनका प्रॉफिट गलत या अलग दिख सकता है। EBITDA बेसिकली डेप्रिसिएशन के असर को हटा देता है, जिससे उनके कोर बिजनेस का एकदम सही कंपैरिजन हो पाता है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुई। मुझे उम्मीद है कि इससे स्टूडेंट्स को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस डीप डाइव। मुझे उम्मीद है कि सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी ही चाहिए, तो nizamseries.com पर जाइए। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स, सब कुछ मिलेगा वहाँ। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। एकदम। और हाँ, जाने से पहले एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। वैल्यूएशन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का एक तरीका है। तो सोचिएगा
क्या इस दुनिया में कोई एक परफेक्ट वैल्यूएशन मॉडल एग्जिस्ट कर सकता है जो हर बार 100% सही हो? रिसर्च कीजिएगा इस बारे में। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम, प्रैक्टिस करते रहो।